हाँ जी दोस्तों, आगे की क्लास देखो। लास्ट क्लास में अपने चर्चा करी थी किसकी, मुख्य पदों की, कि कौन कौन से पद हैं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। इन पदों की अपन ने चर्चा लास्ट क्लास में की थी। अब नेक्स्ट क्लास के साथ मैं हाजिर हुआ हूं, मुकेश महिला, आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर, एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने फिर आए। उम्मीद आपके साथ यही है प्यारे बच्चों की आप लगातार बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अब आपकी क्लासें कंटिन्यू शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक लगातार बेहतरीन क्लासें आपके सामने दी जा रही है। तो जितनी मेहनत हमारे द्वारा की जा रही है उतनी ही मेहनत आप भी कर रहे होंगे। उसी उम्मीद के साथ में नई ऊर्जा के साथ आपके सामने नेक्स्ट क्लास को चर्चा के लिए स्टार्ट करते हैं। क्लास का नाम है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों बता रखिए दो, एक तो कौन सी, लाइट, लाइट रिएक्शन, और दूसरी कौन सी, डार्क रिएक्शन। दोनों ही अभिक्रियाओं में देखो, इसमें प्रकाश का अवशोषण और इसमें पदार्थों का निर्माण। दोनों ही अभिक्रियाएं होती है कौन सी, जिसमें एक में तो प्रकाश का अवशोषण होता है और दूसरे में पदार्थों का क्या होता है, निर्माण। डिटेल से देखो इनको। प्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं लाइट या हिल अभिक्रिया, लाइट या हिल अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया फोटोन या क्वांटा की उपस्थिति में, इसकी खोज रॉबर्ट हिल ने की, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया भी, हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया कौन से भाग में, ग्रेना भाग में। इसमें फोटोन अवशोषण करके क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी है, प्रकाशिक अभिक्रिया है साहब। और यह अभिक्रिया कहां होती है, संपन्न स्थान वो है प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, प्रकाश तंत्र। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पता है अपन को क्या पढ़ना है, प्रकाश तंत्र पढ़ना है। फोटो सिस्टम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन पीएस, प्रकाश तंत्र या पीएस या फोटो सिस्टम। प्यारे बच्चों नॉर्मल चीज है ये, तो कई बार बहुत बार बता दी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो संरचनाएं होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन सा, एक तो पीएस फर्स्ट होता है, सॉरी, एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और दूसरी कौन सी होती है, अप्रकाशिक। दोनों अंग बता दिए क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा और ग्रेना। तो ग्रेना वाली जो चीज़ है ना, वो वहाँ अपन को तैयारी के हिसाब से, अब अच्छे के हिसाब से अपन को वो चीज़ें अपन को पढ़नी है। स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से अपन को अभिक्रियाओं को लेकर चलना है। तो अभिक्रिया कौन सी ली अपन ने, सबसे पहले ली प्रकाशिक अभिक्रिया। तो उस प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान क्या है,
प्रकाश तंत्र है, यानी वो प्रकाश तंत्र के अंदर संपन्न होती है। तो सबसे पहले अपन को प्रकाश तंत्र के बारे में समझना है, इस प्रकाश तंत्र की चीजों के बारे में समझना है, इसके बारे में अपन को पता करना है। देखो प्रकाश तंत्र होता क्या है? वर्णकों का समूह, ठीक है, जिसमें वर्णक होते हैं 300 से 400 वर्णक। समझो वर्णकों का समूह कैसे बनता है। इस समूह में एक तो मुख्य होता है, पहले ये लिख दूं, और बाकी होते हैं सहायक, फिर डायग्राम बनाएंगे उधर। एक तो मुख्य वर्णक होता है, ये मुख्य हो गया, यहां तो चल ही नहीं रहा, चलो ये तो हो गया मुख्य वर्णक, और यहां चल गया अपने आप ही, ये लो हटा दिया। ये तो कौन सा है, तो वापस हट गया पूरा ही। ये तो कौन सा है, मुख्य वर्णक, मुख्य वर्णक, जिसको कहते हैं अपन अभिक्रिया केंद्र, ठीक है। इसके चारों तरफ ये होते हैं कौन से, सहायक वर्णक, सहायक वर्णक, जिसको कहते हैं एंटीना। सहायक वर्णक बोल दो या जिसको बोलते हैं अपन एंटीना। अब देखो सबसे पहले जो सूर्य का जो फोटोन गिरेगा वो फोटोन यहां आएगा, फोटोन अभिक्रिया केंद्र पर या सारे वर्णकों पर। अब ये अपनी ऊर्जा किसको दे देंगे, इस अभिक्रिया केंद्र को दे देंगे सारे, ये अभिक्रिया केंद्र को ऊर्जा दे दी। ऊर्जा देते ही आपको पता है, मैंने बताया था अवशोषण हो गया। अवशोषण के तुरंत बाद अभिक्रिया केंद्र से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब यहां से आपके पास क्या बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो, फोटो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वर्णक आपस में क्या बनाए रखते हैं, समूह बनाए रखते हैं। मतलब आपस में इनका एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इस फोटो सिस्टम में वर्णकों के जो समूह होते हैं ना, उनमें से सारे ग्रुप में देखो कितने बड़ा ग्रुप हो, उसमें लीडर एक ही होता है, और तभी वो चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो यहां लीडर कौन है, मुख्य है, और मुख्य का नाम क्या दे रखा है अपन ने, अभिक्रिया केंद्र दे रखा है, ठीक है। इस अभिक्रिया केंद्र के बाद चारों तरफ कौन से जुड़े हुए हैं, सहायक वर्णक। और सहायक वर्णक क्या कर रहे हैं, बताओ, सहायक वर्णक क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया केंद्र को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। भाई कमाई सब करो और एक मालिक को दे दो साहब, वो सारा मैनेजमेंट संभाल लेगा, वो कौन है, अभिक्रिया केंद्र है। तो ये आपके प्रकाश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन से, एक तो पीएस फर्स्ट और एक होता है पीएस कौन सा, सेकेंड। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र P700, वर्णक पिगमेंट कौन सा 700, और इसमें अभिक्रिया केंद्र कौन सा, P680। कौन सा होता है, P680। यानी अभिक्रिया केंद्र के आधार पर ही इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनके अलग अलग रूप है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, 2-3 बार बता दी, 2-3 बार समझा दी। अब बहुत अच्छे से आपको ये प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम आ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके ऊपर फोटोन गिरेगा, फोटो सिस्टम के ऊपर, और इस फोटोन से यहां से क्या निकलेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, उसको बोलते हैं अपन फोटो सिस्टम। दो प्रकार के
पीएस फर्स्ट अभिक्रिया केंद्र 700 और इसमें अभिक्रिया केंद्र पिगमेंट या क्लोरोफिल 700 बोल दो या क्लोरोफिल 680 बोल दो, बात एक ही है। मतलब जो मेन काम कर रहा है मेन अभिक्रिया का केंद्र है P 700 और P 680। क्लियर होगी बातें सारी आपकी, यहां तक आपको सारी चीजें सारी बातें और जो मेन बात थी वो समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। कौन सा है? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। खोज किसने की इसकी? रॉबर्ट हिल। होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा भी जाता है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों का किसी वाहक द्वारा परिवहन क्या कहलाता है? ETS। इलेक्ट्रॉनों का किसी वाहक के द्वारा परिवहन क्या कहलाएगा? ETS। या सिंपल वे में बोले तो इलेक्ट्रॉनों का माध्यम द्वारा प्रवाह क्या कहलाता है? ETS कहलाता है। स्टार्टिंग में भी बोल दिया, कई बार भी बोलता जा रहा हूं कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों विक्रियाएं होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, दोनों विक्रियाएं संपन्न होती है। तो वहां इलेक्ट्रॉन घूमेंगे पूरे सिस्टम में, और घूमने के लिए उनके लिए एक वाहक या कौन काम करता है? एक सिस्टम काम करता है, एक माध्यम काम करता है। उस माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो लगातार प्रवाहित हो रहे हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं अपन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे बात क्लियर होगी आपकी? ठीक है। खोज किसने की? रॉबर्ट हिल ने। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण, प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण खोज है ऑर्गन द्वारा। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण खोज किसने की? ऑर्गन ने। कब होता है? प्रकाश की उपस्थिति में और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर होता है। क्या होता है? सुनो, प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP निर्माण ही क्या कहलाता है? प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। कि आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में टूट जाए? एडिनोसिन ट्राइफॉस में टूट जाए, उसी को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। ये दो प्रकार का होता है बालकों, एक तो चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अचक्रीय। दो प्रकार की घटनाएं होती है, यानी दो प्रकार की क्रियाएं होती है। इसमें एक को तो बोलते हैं चक्रीय और दूसरे को बोलते हैं अचक्रीय। दोनों ही आगे चलेगी, दोनों को ही मेन रूप से अपन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों ही अभिक्रियाएं मेन होती है। तो देखो सबसे पहली वाली कौन सी? चक्रीय। नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पे होता है। ये बात मैंने पहले बता दी आपको साहब, कि यहां से इलेक्ट्रॉन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, और इलेक्ट्रॉन चक्कर मारकर वहीं का वहीं वापस आ जाए जहां से गया है, तब तो उसको बोलते हैं कौन सी? प्रकाशिक अभिक्रिया। और कहीं दूसरी जगह चला जाए उसको बोलते हैं अप्रकाशिक। शाम
सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, आ गया भाई, जाएगा कहाँ, और नहीं आया तो लापता, तो वो अचक्रीय, और आ गया वो कौन सा है, चक्रीय। तो इस चक्रीय फॉस्फोरिलीकरण के अंदर मेन चीज कहां कैसे होती है, देखो, एक तो ये चक्र होता है पीएस फर्स्ट में, पीएस फर्स्ट में संपन्न, मतलब प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या होगा, संपन्न होगा, और प्रकाश तंत्र फर्स्ट में संपन्न होगा तो अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र बताओ कौन होगा, P700। अब याद हो जानी चाहिए चीजें, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है इसके अंदर, बार बार वही चीज है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप है। पुरानी चीज यदि आपको याद नहीं है तो नई चीज आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मतलब टॉपिक सेपरेट नहीं है, टॉपिक सारे आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, टॉपिक सेपरेट नहीं है। इस कारण यदि आप प्रॉपर रूप से पहली वाली चीजों को आगे लेके चल रहे हो, पूरी चीज सुन रहे हो, समझ रहे हो, याद कर रहे हो, तो आगे वाली चीज धीरे 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 जुड़ती जाएगी, और जुड़ती जाएगी तो आपको चीजें समझ में भी आती जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान इसमें यही देने की जरूरत है प्यारे बच्चों, कि जो टॉपिक चल रहा है ना, उस टॉपिक को पहले वाले को तैयार करते रहो। साफ देखो कैसे होता है चक्रीय। ये हो गया P700, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया केंद्र। क्या बोलोगे, अभिक्रिया केंद्र P700 मुख्य वर्णक होता है। इस मुख्य वर्णक के चारों तरफ कौन से जुड़े होते हैं, सहायक वर्णक, इनको बोलते हैं एंटीना। यही है। सबसे पहले मैंने ये आपको ये कहा कि साहब इसके ऊपर ही सूर्य का प्रकाश गिरेगा, सूर्य का प्रकाश, सन लाइट, और क्या आया, फोटोन आया। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, पुरानी चीजें ही आ रही है कि सबसे पहले प्रकाश को ग्रहण कौन करेगा, पीएस फर्स्ट करेगा, और ये पीएस फर्स्ट का पूरा डायग्राम है। पीएस फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र भी होता है, सहायक वर्णक एंटीना भी होते हैं। तो सबसे पहले पीएस फर्स्ट के ऊपर सारी चीजें आपकी गिरी। कौन सी चीजें गिरी, प्रकाश वाली चीजें गिरी, और प्रकाश जैसे ही गिरा तो तुरंत आपको पता है यहां से आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो इसके पास ऊर्जा है, बाकी इसको कौन दे देंगे, सहायक वर्णक भी ऊर्जा दे देंगे, और ऊर्जा देते ही ये मामला ये होगा बाप। लो जी, ये मामला हो गया। क्या निकल गया बाहर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया फेरस सल्फर प्रोटीन ने। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसने ग्रहण कर लिया, फेरस सल्फर प्रोटीन ने। इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन वहां से चले, साहब वहां नहीं रुकेंगे, ये वहां से फिर चलना स्टार्ट करेंगे, इनको ग्रहण करेगा एफडी, फिर ग्रहण करेगा साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6 ने ग्रहण कर लिया, फिर साइटोक्रोम किसने कर लिया, F ने। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लास्टोसाइनिन के माध्यम से वापस किसके पास आ गए, P700 के पास आ गए। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था ना, वहीं वापस आ गया। लेकिन कुछ फायदा हुआ, वो फायदा क्या हुआ, देखो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे ना, उन्होंने क्या किया, प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण किया, जिससे क्या बन गई, एटीपी। किससे, एडीपी से, प्लस इसका पीआई मतलब फॉस्फोरिलीकरण हो गया। दोबारा समझो एक बार, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ा, P700 पे। P700 पे पड़ते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, प्रथम ग्राही, फर्स्ट ग्राही, ग्राही, फर्स्ट ग्राही
कौन है फेरस सल्फर प्रोटीन। प्रथम ग्राही कौन हो गया? फेरस सल्फर प्रोटीन। फिर इसके बाद कौन आया? फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन। फिर साइटोक्रोम, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइन, प्लास्टो। प्लास्टोसाइन के द्वारा किसको दे दिए गए? वापस P700 को वापस ट्रांसफर कर दिए गए। दोबारा सुनो प्यारे बच्चों, कौन सी अभिक्रिया है? चक्रीय अभिक्रिया। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहीं वापस आ गया। चक्रीय में यही होता है ना कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए। उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपन चक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला था? P700 से निकला था और P700 किसका है? PS फर्स्ट का है, PS फर्स्ट का है अभिक्रिया केंद्र। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो सबसे पहले ये फोटोन का क्या होता है? यहां अवशोषण, और फोटोन के अवशोषण के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ये क्रिया है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को वाहक के द्वारा चलाना क्या कहलाता है? ETS। तो ETS लाने के लिए सबसे पहला ग्राही याद रखना फेरस सल्फर प्रोटीन, फिर फेरेडोक्सिन, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन के माध्यम से किसको दे दिए जाते हैं? P700 को दे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट कौन सा है? गड़बड़ कर दी क्या? एक तो बनाई ही नहीं। चलो आगे इसमें करवाएंगे। यहां करो, यहां करो। कौन सी? यहां कौन सी करें अपन? चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण अपन को यहां पढ़नी है। वहां चक्रीय पढ़ ली, अब कौन सी पढ़े? अचक्रीय पढ़े। तो अचक्रीय के अंदर सबसे पहले अपन को ध्यान क्या देना है कि ये PS फर्स्ट और सेकंड दोनों में होती है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया केंद्र, अभिक्रिया केंद्र कौन होता है? P680। अभिक्रिया केंद्र कौन हो जाएगा? P680 हो जाएगा साहब। ठीक है, स्टार्ट करो। P680 स्टार्ट करते हैं। ये अभिक्रिया केंद्र है और इसके चारों तरफ ये कौन से हैं? सहायक वर्णक है। ये एंटीना है, एंटीना। और ये क्या है? अभिक्रिया केंद्र है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, ये फोटोन आ गया, फोटोन, सन लाइट। फोटोन या क्या आ गई? सनलाइट। अब देखो सनलाइट आते ही यहां एक काम होगा, वो काम यहां कुछ अलग ही होता है। वो है H2O का प्रकाश गिरेगा, Mn तत्व होगा, प्लस क्लोरीन भी हो सकती है। जैसे ही प्रकाश गिरेगा, प्रकाश गिरते ही टूटेगा ये किसमें? हाफ O2 में, 2H प्लस में, H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। मतलब जल का प्रकाशिक अपघटन होना है। इधर कौन सा है?
P700 है, यानी PS सेकेंड फर्स्ट, PS फर्स्ट है ये। PS फर्स्ट, और ये कौन सा है? PS सेकेंड। ठीक है, चलो यहाँ से आपको पता है इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा था? फेरस सल्फर प्रोटीन, और यहाँ से किस में आ रहा था? FD में, फेरेडोक्सिन में। और इसके पास क्या होता है? NAD N अरे तो फिर कहाँ लिखें? थोड़ा सा इधर लिखते हैं अपने, क्या है? NAD प्लस, बाद में चर्चा करेंगे, इसको छोड़ दो एक बार यहीं। अब सुनो, जैसे ही जल के ऊपर प्रकाश गिरा, प्रकाश गिरते ही जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया, प्रकाशिक अपघटन से जल टूट गया किसमें? ऑक्सीजन H+ में और इलेक्ट्रॉन में। अब मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है PHE, फियोफाइटिन। प्राथमिक ग्राही कौन होगा? फियोफाइटिन। फिर आता है ये प्लास्टोक्विनोन में, फिर साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम F में, और प्लास्टोसाइनिन के माध्यम से किसको दे दिए जाते हैं? P700 को दे दिए जाते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन निकला 680 से और आया किस में? 700 में पहुंच गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? अचक्रीय। और इधर से Na जो प्लस है आपका, वो जाकर इसमें मिल जाएगा और मिलकर बनाएगा NADPH2, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोबारा सुनो, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे जल के प्रकाशिक अपघटन से। प्राथमिक ग्राही कौन है? फियोफाइटिन। फिर इसके बाद कौन है? प्लास्टोक्विनोन। फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और यहां बन गई ATP। किससे? ADP+ से PI हो गया। ये दोनों में मध्यवर्ती होता है। देखो वहां भी प्लास्टोसाइनिन आया था, P आया था, और यहां भी आता है। दोनों में है जो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में अंतिम में किसको दे देता है? P700 को ट्रांसफर कर दे देता है। और इधर से H+ यहां से मुक्त होकर किस में चला जाता है? PS फर्स्ट में, जो वो NADPH2 की प्राप्ति करवा देता है। ठीक है, यहां देखो आप इसको ऐसे घुमा के देखो, थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो ये किस आकृति का दिखाई देता है? इस प्रकार की आकृति का दिखाई देता है, ऐसा, जिसको बोलते हैं जेड स्कीम। कौन सी बोलते हैं इसको? जेड स्कीम बोलते हैं। जेड आकृति का दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जेड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, यहां तक था आपका चक्रीय और अचक्रीय। अब इसको एक बार दोबारा और देख लेंगे, यहां आ जाएगा अंतर, और अंतर में देखो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। एक तरफ चक्रीय ले लो और एक तरफ ले लो अचक्रीय। और यहां उसके लक्षण ले लें। बताओ, स्थान PS फर्स्ट और ये PS फर्स्ट और सेकंड दोनों में। अभिक्रिया केंद्र बोलो, अभिक्रिया केंद्र कौन सा? P700 और P680। अगला, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता ना, और इसमें होता है। इसका प्राथमिक ग्राही फेरस सल्फर प्रोटीन, और इसमें फियोफाइटिन PHE में लिखते हैं ना शॉर्ट।
NADPH2 निर्माण नहीं, और इसमें होता है। NADPH2 का निर्माण होता है इसमें, और यहाँ Z स्कीम इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। ये लो सारी चीजें वापस रिवाइज होगी। मतलब रिवाइज वही चीज करनी है अपन को, जो चीज अपन ने पढ़ी है ना, वो सारी चीजें आपकी यहाँ कंप्लीट रिवाइज होगी। कंप्लीट देखो, स्थान पढ़ लिया अपन ने, PS फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया अपन ने, अभिक्रिया केंद्र के बारे में चर्चा कर ली अपन ने, जल का प्रकाशिक अपघटन पढ़ लिया अपन ने, प्राथमिक ग्राही मैंने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करता है वो कौन होता है, प्राथमिक ग्राही होता है। फिर अपन ने क्या पढ़ लिया कि इसमें NADPH2 बनता है, और उसमें इधर वाले में अचक्रीय में NADPH2 नहीं बनता। जेड स्कीम, जेड आकृति किसमें प्राप्त होती है, चक्रीय में, अचक्रीय में नहीं होती। यहां तक आपका पहली अभिक्रिया कौन सी, प्रकाशिक अभिक्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति का मेन उद्देश्य क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना और उस अभिक्रिया के लिए मेन उपयोगिता सिद्ध करना। ठीक है, यहां तक प्रकाशिक अभिक्रिया की पूरी चर्चाएं और पूरा जो मामला है ना, वो पूरा सेट हो गया। अब इसके बाद ये कौन सा चक्कर बना दिया, इसको तो हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ, अगली देखो, अगली डार्क अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, अप्रकाशिक या अंधकार, या इसको कहते हैं ब्लैक मैन अभिक्रिया। ब्लैक मैन ने दी थी इसलिए इसको ब्लैक मैन भी कहते हैं। वो किसने दी थी, रॉबर्ट हिल ने, इसलिए उसका नाम अपन ने क्या रख दिया था, हिल अभिक्रिया। और ये ब्लैक मैन ने दी इसलिए ब्लैक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखो, प्रकाश की किसमें, अनुपस्थिति में। अपन ये मानते हैं कि सारी अभिक्रियाएं साफ प्रकाश की उपस्थिति में होती है, नहीं होती। प्रकाश तो थोड़ा सा चाहिए, उस समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, फोटोन को ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, क्लोरोफिल एक्टिव हो गया, उस वहां तक ही प्रकाश सीमित रहता है। इसके बाद प्रकाश का कोई रोल नहीं है। इसके बाद सारा मेन जो रोल होता है ना, कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है ना, वो इसमें होता है। कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन किसमें होगा, आपकी इस डार्क अभिक्रिया में होगा, डार्क रिएक्शन में होगा। अगली बात, ये 3 प्रकार की होती है, 3 है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM केम साइकिल। मतलब 3 साइकिल होते हैं, और तीनों साइकिल के दौरान क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, आपकी डार्क अभिक्रिया। और डार्क अभिक्रिया आपके कौन से भाग में होती है, स्ट्रोमा भाग में। स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ये नॉर्मल सी चीजें एक बार इसकी देख लो सारी, फिर इसके बाद अपन शुरू करें कौन सी अभिक्रिया, डार्क अभिक्रिया में पहला कौन सा, C3 साइकिल। केल्विन बेंसन चक्र, कौन सा है, केल्विन बेंसन चक्र। इस चक्र की खोज केल्विन व
बेंसन व साथियों ने की थी। इस चक्कर को खोजा किसने था? केल्विन बेंसन और उसके साथियों ने खोजा था साहब। खोजा किसमें था? क्लोरेला सहवाल, क्लोरेला सहवाल में रेडियो ट्रेसर तकनीक से इस चक्कर के अंदर शुरू कहां से होता है? ये चक्कर RUBP से, राइबुलोज 1,5 बाई फास्फेट से। कहां से शुरू होगा? राइबुलोज 1 बाई फास्फेट से, ठीक है। इस चक्कर में पहला उत्पाद, फर्स्ट उत्पाद कौन बनता है? 3PGA। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, इसलिए इसको कहते हैं C3 साइकिल। क्या नाम देते हैं इसको? C3 साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा? कार्बन 3 वाला। और इस चक्कर के लिए एंजाइम कौन सा होता है? रूबिस्को, RUBPI, रूबिस्को, RUBP नहीं आएगा, रूबिस्को एंजाइम आवश्यक होता है जो इस संकर को संपन्न करवाता है। अगली बात, केल्विन बेंसन चक्र में देखो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, पदार्थों का उत्पादन। मतलब सीधी सी बात है, यहां CO2 का यौगिकीकरण होगा, यौगिकीकरण या स्थिरीकरण, यौगिकीकरण या स्थिरीकरण होगा और CO2 से क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यौगिकीकरण का यही मतलब होता है कि सरल गैसीय जो चीजें होती है ना, उससे क्या बन जाए? जटिल कार्बनिक पदार्थ बन जाए, जटिल कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन हो जाए। बहुत अच्छा चक्र है, बहुत सिंपल सा चक्र है। दोबारा एक बार इसकी चीजें सुन लो। इसकी खोज किसने की? केल्विन बेंसन उसके साथियों ने क्लोरेला सहवाल में की, रेडियो ट्रेसर तकनीक से की। शुरू कहां से होता है अभी बताएंगे सारा। RUBP से। पहला उत्पाद ध्यान रखना क्या बनता है? 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसकी उपस्थिति में बनता है? रूबिस्को की उपस्थिति में, ठीक है। एंजाइम कौन सा हो गया? रूबिस्को या RUBP कार्बोक्सिलेज। अभी सारी चीजें आएगी। और इसमें क्या बनते हैं? कार्बनिक पदार्थ उत्पादित होते हैं, यानी CO2 के यौगिकीकरण से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होगा? बताओ। कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होगा। कैसे होगा? सुनो कैसे होता है, सुन लो। राइबुलोज 1,5 बाई या बिस फास्फेट, ये पादपों में होता है, ठीक है। स्टार्टिंग यहां से होती है इसकी। अब ध्यान से समझो, राइबुलोज 1,5 बाई फास्फेट किस में होता है? पादपों में होता है। और यहीं से इसकी शुरुआत होती है और यहीं से ये आगे चलकर पूरी क्रियाविधि को करवाता है। इसका सबसे पहले होता है कार्बोक्सिलीकरण, जिससे बनता है 3PGA, 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसका फॉस्फोरिलीकरण हो जाता है, जिससे बनता है 1,3-डाई PGA। इसका अपचयन हो जाता है, जिससे बन जाता है 3PGAL। 3PGAL के 2 अणु और 10 अणु, 2 अणु और 10 अणु, ठीक है। ये करवाते हैं राइबुलोज
मोनोफॉस्फेट, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट 10 अणु RuBP की पुनः प्राप्ति, ठीक है। और इससे बन जाता है फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा, कौन सा बन जाएगा, राइबुलोज 1,बाइफॉस्फेट। दोबारा देखो, दोबारा सुनो, पादपों में संग्रहित क्या है, RuB और P, यही तो है। इसका मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलीकरण। इसका क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। और कार्बोक्सिलीकरण क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल से क्या ले लेता है, CO2। इसके 6 अणु हैं और 6 अणु जल के H2O, ये भी 6, ये भी 6। एंजाइम यहां होता है रूबिस्को या RuB को या राइबुलोज कार्बोक्सिलेज, चक्कर का पहला उत्पाद कितने, 12 अणु, कौन बनाएगा, 3PGA बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका होगा फॉस्फोरिलीकरण, ADP, किससे, ATP से। क्या बन जाएगा, 3-डाई-PGA, जिसका होता है अपचयन। अपचयन के समय क्या बनेगा, NADPH2, किससे, NAD+ से। क्या बन गया, 3PGA, 3PGL, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। PGL का मतलब होता है एल्डिहाइड। 2 अणु यहां से ग्लाइकोसाइटिक चक्र में जाते हैं। कितने अणु, 2 अणु ग्लाइकोसाइटिक चक्र में चले गए, ठीक है। और ग्लाइकोसाइटिक चक्र में जाकर स्टार्च, और स्टार्च से शर्करा, और आपको पता है कमी होने पर शर्करा वापस स्टार्च में। बताओ कार्बोहाइड्रेट बन गया कि नहीं बन गया। मैंने यही कहा था कि इस चक्र में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है और इधर फिर फॉस्फोरिलीकरण होता है, फॉस्फोरिलीकरण, और वही ऊर्जा ADP, किससे, ATP से, और आपका राइबुलोज वापस प्राप्त हो जाता है। मतलब 10 अणु वापस आपको राइबुलोज के प्राप्त हो जाते हैं। दोबारा समझो, एक बार और, तीसरी बार और। समझ में नहीं आना मतलब ऐसा नहीं है कि अंगुलियों पे हो जाना चाहिए, समझ में आना तो अलग चीज है। देखो ध्यान दो, इस चक्कर की शुरुआत कहां से होती है, राइबुलोज 1,बाइफॉस्फेट से। एंजाइम कौन सा चाहिए, रूबिस्को। पहला कौन सा बनता है, 3PGA। फिर इसके बाद बना दो इसको पूरे को। कैसे बनाओगे, ध्यान देने की जरूरत है। इनमें से कौन सा सही आ जाएगा, ये सही आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पादपों में संग्रहित होता है कौन, राइबुलोज 1,बाइफॉस्फेट। इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा तो इस चक्कर का पहला उत्पाद बनता है 3PGA, 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको कहते हैं C3 साइकिल। कौन सा साइकिल बोलते हैं इसको, C3 साइकिल। 3 कार्बन का होता है इसलिए इसको बोलते हैं C3 साइकिल, ठीक है। ये तो पहला स्टेप। पहले स्टेप में देखो, सबसे पहला स्टेप क्या चीज बता रहा है आपको कि राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट क्रिया कौन सी, कार्बोक्सिलीकरण, और एंजाइम कौन सा, रूबिस्को। वातावरण से कितने लिए, 6, ये हो गए 6 और 6 12 अणु बनते रहेंगे इसमें, ठीक है। और पहला उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दोबारा सुनो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको कह दिया अपन ने C3 साइकिल। और C3 साइकिल जैसे ही बना
बनते ही आपको पता है यहां से अगली स्टेप में फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा क्या बनेगा, 1,3-डाई PGA, 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 1,3-डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो ये बना हुआ है ना, ये अपचयन क्रिया के द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बनेगा, बदल जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, जिसके 2 अणु तो कौन से चक्र में चले जाएंगे, ग्लाइकोसाइटिक चक्र में। कितने अणु, 2 अणु। और 2 अणु जाकर क्या करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन। और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन ये रहा, स्टार्च और शर्करा बन गई, मतलब कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन हो गया। बचे कितने, 10 अणु। वो 10 अणु पहले तो क्या बनाएंगे, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट, और फॉस्फोरिलीकरण के द्वारा किस में चेंज हो जाएंगे, राइबुलोज 1,5 बाई फास्फेट में। मतलब आपके वो डाई अणु थे ना, वो वापस पुनः प्राप्ति करवा देते हैं। मतलब वो सारी चीजें आपको जो पहले स्टार्ट हुई थी ना, जहां से चक्र स्टार्ट, चक्र का मतलब ही यही होता है, अरे घूम चक्कर नहीं होता कि जहां से आप शुरू करते हो घूम के वहीं वापस आ जाओ। वो चक्र कौन सा होता है, C3 चक्र। आपने शुरू कहां से किया, RUBP से, और RBUBP से शुरू करके आप वहीं के वहीं वापस वैसे के वैसे प्राप्त होगे, इसलिए इसको वो कौन सा चक्र बोलते हैं, C3 चक्र बोलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, डार्क रिएक्शन के अंदर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन होता है, और उसमें पहला चक्र C3 है। C3 में 3 चीज मेन याद रखनी है, शुरू कहां से, RUBP से, राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट। दूसरी चीज एंजाइम याद रखना है, कौन सा, रूबिस्को। तीसरी चीज पहला उत्पाद कौन सा होता है, 3-PGA। और एक चीज और याद रख लो कि ये जो होता है ना, ये चक्र, ये कौन सी कोशिकाओं में होता है, मीजोफिल में, मीजोफिल कोशिकाओं में, मीजोफिल कोशिकाओं में संपन्न होता है। कौन सा, केल्विन बेंसन चक्र। ठीक है। और फिर इस चक्र के दौरान, ग्लाइकोसाइटिक चक्र के दौरान आपको क्या प्राप्त हो जाती है, शर्करा प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि ये चीजें अपने C3 तक की चीजें थी। दोबारा देखो एक बार, अपन ने शुरू किया यहां से प्रकाशिक अभिक्रिया से, लाइट अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया कहते हैं इसको। और हिल अभिक्रिया में फोटोन या क्वांटा की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट हिल ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन से भाग में होती है, ग्रेना भाग में। इसमें फोटोन का अवशोषण और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन। संपन्न स्थान क्या होता है, प्रकाश तंत्र। तो प्रकाश तंत्र वर्णकों का समूह है, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो PS फर्स्ट होता है, दूसरा कौन सा है, PS सेकंड। अभिक्रिया केंद्र दोनों के अलग होते हैं, एक में तो P700 और एक में P680। फिर मुख्य वर्णक और अभिक्रिया केंद्र, इनकी चर्चा अपन को करनी है, ये आप सारे जानते हो कंप्लीट, आपको कोई समस्या ही नहीं है इसमें। फिर ETS की खोज किसने की, रॉबर्ट हिल ने। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर या स्थानांतरण किसके द्वारा, वाहक के द्वारा। ठीक है। और वाहक के द्वारा कब होगा, जब आपको पता है ADP से ATP बनेगा और प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण होगा, ऑर्गन के द्वारा खोजा गया। और ये चक्रीय और अचक्रीय 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, चक्रीय। यहां से इलेक्ट्रॉन आपने शुरू किए थे, निकाले थे, और यहीं वापस आ गए, बीच में क्या बन गई, ATP बन गई। ठीक है। प्राथमिक ग्राही फेरस सल्फर प्रोटीन का ध्यान रखना। ठीक है। और स्थान ध्यान रखना P700 में। ऐसे इसके बाद में इसका प्राथमिक ग्राही कौन हो जाएगा, थियोफाइटिन। और दोनों में मध्यवर्ती कौन हो जाएगा, ध्यान रखना, प्लास्टोसाइनिन। बार बार बोल दिया मैंने। इसमें अभिक्रिया केंद्र तो 680 होता है, लेकिन दोनों के भाग लेते हैं, PS फर्स्ट भी भाग लेता है और PS सेकंड भी भाग लेता है। दोनों क्रियाएं यहां संपन्न होती है। NADPH2 इसमें प्राप्त होती है, ये इसका अंतर हो गया। फिर इसके बाद अपन किस में आ गए, डार्क अभिक्रिया में, अंधकार अभिक्रिया। यहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता, लेकिन यहां कार्बनिक पदार्थ जरूर बनते हैं। CO2 का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण जरूर होता है, कार्बनिक पदार्थ निर्मित हो जाते हैं। 3 प्रकार से होते हैं, स्ट्रोमा भाग में होती है C3, C4 और केम साइकिल।
तो इसमें से पहला कौन सा है अपना केल्विन बेंसन चक्र, मीजोफिल कोशिकाओं में होता है। केल्विन बेंसन और उसके साथियों ने इस चक्र को समझाया था, क्लोरेला सेवाल में समझाया था, RUBP से शुरू होता है और पहला उत्पाद क्या बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का, इसलिए C3 चक्र कहते हैं। एंजाइम कौन सा होता है यहाँ रूबिस्को एंजाइम होता है और CO2 के स्त्रीकरण से यहाँ कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जो इस ग्लाइकोसाइटिक चक्र के दौरान बनेंगे। ठीक है, RUBP से शुरू हुआ, 3PGA बना, 1,3-डाई-PGA बना, 3PGL बना, 12 अणु जो बने थे ना यहाँ 12 अणु, इस 12 अणु में से 2 अणु तो ग्लाइकोसाइटिक में चले गए और 10 अणुओं ने वापस RUBP की क्या करा दी, पुनः प्राप्ति करवा दी। इस प्रकार से आपके पास इस टॉपिक में मतलब इस क्लास में कौन कौन सी चीजें हुई, प्रकाशिक अभिक्रिया का जितना मेथड, स्थान वगैरह जो भी थी ना वो सारी होगी। चक्रीय अचक्रीय जितना भी होना था ना वो सारा उसके अंदर कंप्लीट हो गया। उसके स्थान हो गए, दोनों प्रकार हो गए, दोनों प्रकारों में अंतर हो गया, वो सारी चीजें उसके अंदर कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद में अपन ने कौन सी पढ़ी, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के जो माध्यम होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो साधन होते हैं, जो बातें होती हैं ना, वो अलग सिस्टम है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ लाइट वाइट की जरूरत नहीं पड़ती। पादप उसके अंदर कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, उत्पादन कर लेता है, कार्बनिक पदार्थ निर्मित करता है। उसके 3 चक्र होते हैं, C3, C4 और केम, जिसमें से मैंने कौन सा बता दिया, C3 आपको समझा दिया पूरा, और उसके जितने भी उत्पाद और जिसमें कार्बनिक पदार्थ हैं वो सारी कंप्लीट बन चुके। एक एक टॉपिक को कोई 5-5, 6-6 बार, 8-8 बार मैं बोल रहा हूं, तो आपको बोलने से ही वो चीज याद होनी चाहिए और एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, आपकी चीजें सही सुनी हुई है, बहुत ध्यान से देखी हुई है, तो फटाफट आपका उसका आंसर क्लियर कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आपको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही ध्यान देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।